भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह जो हैं, अब वो किस बात को लेकर, किस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि कहते वो ये फिर रहे हैं कि हुकूमत जो है भारत की वो 2026 तक जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाड़ी तहरीक है उसको मुकम्मल तौर पर सर ख़त्म कर देगी। सर हमें तो ऐसा दिखाई नहीं देता, बहुत सारे टाइम से जो तहरीक है ये चल रही है, ये लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मौजूदा हालात में उनका ये बयान देना बनता था? अब ये तो मुमकिन ही दिखाई नहीं दे रहा सर कि 2026 क्या अगले 10 सालों में भी ये हो पाएगा सर? देखें, हुकूमतें इसी तरह का ऐलान किया करती हैं, हुकूमतें इसी तरह के दावे किया करती हैं। जब तहरीक ख़त्म होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि तहरीक ख़त्म हुई या नहीं हुई, लेकिन हुकूमतों ने बहरहाल अपने तरीके से चीज़ों को, लोगों को अंगेज तो रखना होता है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि झूठे दावों से रख रहे हो, ऑफकोर्स, जब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और चाइना के दोस्ताना रवाबित ने जो इसको नुकसान पहुंचाया दिफाई तौर पे भारत को, हाँ। अगले 30 साल भारत को दोबारा उस पोजीशन में आने में लगेंगे जिस पोजीशन में वो था और पाकिस्तान ने उसको नुकसान पहुंचाया। ये मेरी बात याद रखिएगा, 30 साल। अब उसके बाद मैं ये बात तवातर से कहता रहा कि जब ये एंगेजमेंट शुरू होंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट इस खिते में शुरू होगा पाकिस्तान और भारत का, तो इसका इख्तिताम भारत की तकसीम पे होगा। अब आप देखिए कि टाइमिंग चेक कीजिए कि जिस वक्त भारत को ये पता लग गया और भारत की तहरीक चलाने वालों को पता लग गया कि ये तो दिफाई तौर पे कमज़ोर हैं, ये तो मुकाबला नहीं कर सके पाकिस्तान का, ये हमारा क्या करेंगे, वो तहरीक जो है वो ब्लो अप हो गई। इस तहरीक को मारने के लिए ही अमृतसर पे मिसाइल भारत ने खुद फेंके और हमें उसमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश की। आज अभी मैं कोशिश करूँ सोर्सेज को कंफर्म करने की, आज की जो इतला भारत से आई है कि जो सिख यात्री पाकिस्तान में आते हैं, अपनी जो उनकी इबादत गाहें हैं वहाँ पे, तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है भारत ने। जब आप इस तरह का हार्ड को रवैया रखेंगे, आप लोगों को सांस लेना नहीं देंगे, अकलियतों के साथ मजालिम करेंगे, तो ये मामला जो है वो चलने वाला नहीं दे रहे। मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रंप साहब की बात की नौशाद साहब ने, मुझे लगता ये है कि जो माजी में ट्रंप और मोदी की दोस्ती थी उसमें दरार आ चुकी है और ट्रंप ने क्लियर कट अपनी लाइन दे दी है कि उसने किस तरफ खड़ा होना है। जो बात एक नौशाद साहब आपने की कि बांग्लादेश में एयर बेस और नेवल बेस की, ये बिल्कुल मैं इसको कंफर्म करता हूँ, मेरे पास भी इतलात हैं, लेकिन उसमें चीन पाकिस्तान मिल के ये काम कर रहे हैं जी। चीन भी साथ होगा, पाकिस्तान भी साथ होगा, और ये बेसिकली वो फ्यूचर प्लान है जिसके बारे में जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 6-7 मई से 10 तक, तो मैंने कहा था कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग हुई तो फिर चीन और बांग्लादेश भी भारत पे अटैक कर देंगे, और अगर वो अटैक हो जाता उन तरफ से तो फिर ये जो आज़ादी की तहरीक चलाने वाले लोग हैं ये किसी भी सूरत अपनी रियासत का ऐलान कर सकते थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो प्रोफेसर हैं सुमित्रा, वो ये कहती है कि मोदी का जो मसला है सर वो लचक और सख्त मौक़िफ़ का है। यानी लचक दिखाना मोदी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो सियासी खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो सारी की सारी जो काशिफ साहब सियासत है वो सारी बेस्ड ही इस चीज़ पे है ना कि वो खुद को एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखने वाला इंसान समझते हैं, ख़ासतौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो पाकिस्तान में बसते हों, दुनिया के किसी कोने में बसते हों या भारत के अंदर बसते हों। तो आपको नहीं लगता कि लचक दिखाना अगर उनके लिए सियासी खुदकुशी है तो सीज़ फायर के पर्दे में जो छुपी शिकस्त है उनकी सियासी खुदकुशी हो सकती है? यानी काशिफ साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी इज़ नो मोर नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सरकमस्टांसिस हैं, जो सियासी हालात हैं, और जो बांग्लादेश में मोदी की इन्वेस्टमेंट डूबी है, इस तनाजुर में मुझे ये लगता है कि शायद इस साल के आखिर तक मोदी साहब जो है उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद आ जाए और कोई हुकूमत चेंज हो जाए। अच्छा। और अगर ये मामला होता है तो ग्रेजुअली 2026 में मई में 4 रियासतों में फिर इंतखाबात हैं। तो अगर उसमें कांग्रेस गेयर अप कर जाती है, कांग्रेस की इत्तेहादी पार्टियां गेयर अप कर जाती है, तो फिर उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी। जो बिहार का इलेक्शन है वो नवंबर 2025 में है जी। तो अब उसमें अगर कांग्रेस या उनके इत्तेहादी जमातें इलेक्शन जीत जाती हैं तो फिर भी मोदी जो है वो इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि इस साल के आखिर तक मोदी के खिलाफ अदम एतमाद हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, वो इत्तेहादियों की साथ मिला के हुकूमत खड़ी हुई है, और अगर वो इत्तेहादी अपने आप को कांग्रेस की तरफ ले गए तो फिर मोदी के लिए प्रॉब्लम मुश्किल हो सकती है। अब जहाँ तक बात है सख्त मौक़िफ़ की, तो देखें हर सियासी जमात या उसके लीडर का अपना नैरेटिव बेचने के लिए एक मौक़िफ़ हुआ करता है। ये इस तरह की सख्त गिरियत मौक़िफ़ में हमने पाकिस्तान में भी देखी।
लेकिन असल मसला ये है कि मोदी की जमात का पहले दिन से एक मौक़िफ़ है कि उनकी सियासत एंटाई पाकिस्तान है, एंटाई मुसलमान है, और वो ये समझते हैं कि हिंदुओं का उनका जो मेन फंडामेंटल लाइन है वो समझते हैं कि हिंदुओं का दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं है, हमें जो भारत है इसको हिंदुओं का एक मुल्क बनाना है। सो इस बुनियाद के ऊपर वो उनकी इमारत खड़ी है, इस बुनियाद के ऊपर तकरीबन तमाम कॉरपोरेट लोग उनके साथ हैं, इस बुनियाद पे मीडिया उनको सपोर्ट करता है और इस बात को वो ग्रेजुअली आगे लेके जा रहे हैं। जो मामला हुआ जंग का, इस मामले में देखें जिसमें जब शिकस्त हुआ करती है तो जब शिकस्त खाने के बाद जो सियासी लोग होते हैं बहरहाल वो ऐसा रास्ता निकालते हैं कि कम से कम उनका वोटर उनके साथ इंटैक्ट रहे, उनको मार्केट में फेस सेविंग मिले, उनको लोगों में फेस सेविंग मिले। तो अब मोदी जो है ऐसी कोई सिचुएशन है काशिफ साहब, कोई फेस सेविंग का कोई सिचुएशन बची है मोदी के लिए? देखिए जो हार्डकोर हिंदू हैं 12 साल से बीजेपी हुकूमत में है, उनके बहरहाल कोई ना कोई फॉलोअर्स होंगे, झूठ सच बेच रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं और मोदी कोशिश कर रहा है कि उस डैमेज को कंट्रोल करे। लेकिन मसला यह है कि दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं, कांग्रेस है या बाकी, वो किस हद तक इस नैरेटिव के अगेंस्ट जाके आवाम को अपने साथ मिलाते हैं, ये उनके ऊपर डील होती है बात। सियासतदान बहरहाल अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर अपने अपने चीज़ों को लेके चलते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से आगे जा सके। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब तक जो भी सूरत हाल सामने आई है, इस सूरत हाल में बीजेपी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, मोदी साहब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। और ये कोई बात नहीं है कि सियासत में अगर वाजपेयी साहब को के जानशीन मोदी बन सकते हैं तो मोदी की जानशीन भी कोई ना कोई बन सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि कांग्रेस जो है वो अपना रोल अदा करे। हम जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बात होती है काशिफ साहब कि हमें अगर अपनी मईशत को मजबूत करना है, ढारस देनी है, बढ़ाना है, तो सर हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमें इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दूर देखने की भी काशिफ साहब ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश को अगर हम देख लें तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे उससे तजारती ताल्लुकात हैं, अगर हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट को एक बड़ा उस पर हम दोनों मिलकर काम करें तो एक बड़ा वॉल्यूम इसको दे सकते हैं। आपको लगता है कि इस बारे में हुकूमत को ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहिए है और इस पर कहीं ना कहीं हुकूमत में कुछ काम हो रहा है सर बांग्लादेश को लेकर? देखें, फैक्चुअल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को सिक्का बंद उसका दिफा की तरफ लेके गए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही IMF को खैरबाद कह दिया गया था। आज नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म है, उनकी सरबराही में हमने भारत को धूल चटाई, ये भी हकीकत है। और IMF के हवाले से वो कह चुके हैं कि ये शायद और इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ जो हमने किया। अब कारोबार को ऊपर लेके जाने के कुछ नॉर्म्स होते हैं। ग्रेजुअली बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं, गैस को मैनेज किया जा रहा है। जब तक ये चीज़ें नीचे नहीं आएंगी उस वक्त तक एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, SIFC बड़ा अच्छा काम कर रही थी, उसमें पूरी आर्मी चीफ की विजन साथ है और भारत ये चाहता था कि मिनरल्स एंड माइंस का जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप कर जाए और बलोचिस्तान में इंसर्जेंसीज हो या हम इस तरह की जंग मुसल्लत कर दें कि दुनिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दुनिया का सेफेस्ट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है और मुझे ये तवक्को है कि माशी तौर पर अगले 2 से 3 माह में पाकिस्तान में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होंगी, बिलखसूस दिफा में भी इन्वेस्टमेंट आएगी लोगों की और वैसे पाकिस्तान के अंदर लोगों की एक बनेगी। और ओवरसीज़ जो हमारे अफेंड थे, अनाइड थे, अब वो ओवरसीज़ भी खुल के पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा भेजेंगे लीगल चैनल से और इन्वेस्टमेंट करेंगे।